नमस्कार, आपके अपने ही चैनल अभिषेक कसाना में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये पहली वीडियो है आपकी सीडीपी की। और दोस्तों, हम डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे 30 क्वेश्चनों का, जो सीडीपी के पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको ही लेंगे। और दोस्तों, बात करें ईवीएस की, दोस्तों अभी बता देंगे 1-2 दिन में जैसे कुछ बात होगी। लेकिन अब फिलहाल दोस्तों आपकी सीडीपी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये पहली वीडियो है। पहली वीडियो का दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, पठन वैकल्य यानी बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। ऑप्शन क्या है दोस्तों? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना। दोस्तों, सबसे पहले सीटेट में यदि हम सीडीपी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पॉजिटिव और दोस्तों नेगेटिव बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्ड कौन सा है और नेगेटिव वर्ड कौन सा है। यदि क्वेश्चन में नहीं पूछता है कि नहीं है इस तरीके से, तो हमें नेगेटिव ऑप्शन पे जाते हैं, यानी कि कौन सा नेगेटिव है वही सही होगा। उसके बाद पॉजिटिव पूछा है, जैसे कि इसमें पॉजिटिव है दोस्तों, पठन विकल्प प्राथमिक लक्षण क्या है। इसमें कहीं भी नहीं की बात नहीं है कि पॉजिटिव है, तो इसका क्या देखेंगे दोस्तों? हम पॉजिटिव आंसर देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए रखे हैं दोस्तों आपको, आपके सामने 4 ऑप्शन है। न्यून अवधान विकार, न्यून दोस्तों ये जो आपका एडीडी है ये कोई डिसऑर्डर नहीं है पठन वैकल्य का। जो डिसलेक्सिया है ये दोस्तों पढ़ने से संबंधित है। इन 4 ऑप्शन में जो भी पढ़ने से संबंधित प्रश्न हो यानी आंसर हो उस पर क्लिक कर देना। और दोस्तों कमेंट में दोस्तों अवश्य बताना कि जो आपका स्कोर है वो कितना रहा है 30 क्वेश्चनों में से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहली वीडियो, थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है। और फिर दोस्तों हम स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। जब इससे अगली जो प्लेलिस्ट आएगी, मतलब वीडियो आएगी, फिर जो सीरीज आएगी, अब तेज तेज क्वेश्चन करेंगे। फिर थोड़ी सी पहली वीडियो है, सब चीज़ समझानी पड़ेगी दोस्तों। तो 4 ऑप्शन में से दोस्तों क्या है? पढ़ने की क्षमता, जो पढ़ने में कमी है वो किस में पाई जाती है? धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। सी ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट है। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। दोस्तों बिल्कुल सही है अपने आप में, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन भी उनको पढ़ते हैं। असक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव। दोस्तों कोई भी बात है कि हमें जो आंसर देना है वो बच्चे के पक्ष में देना है। सीडीपी में कभी भी हमें बच्चे के खिलाफ नहीं जाना है। और हमें बच्चों को जो इनके प्रति जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, विसक्त बच्चे होते हैं, असक्त बच्चे होते हैं, उनके प्रति हम दोस्तों दया और सहानुभूति का भाव नहीं दिखाना है किसी भी हाल में, क्योंकि उन्हें दोस्तों गिल्टी फील होगा कि हमें ज़्यादा दया दिखाई जा रही है। तो बी ऑप्शन अपने आप में गलत हो गया दोस्तों। फिर सी, बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करेंगे। दोस्तों कभी भी हमें बच्चों को कैटेगराइज वाइज नहीं बांटना है, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव वर्ड है वर्गीकृत अपने आप में। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, जहाँ पर दोस्तों केवल और इंग्लिश में आ जाए ओनली की बात, तो ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। यदि क्वेश्चन में नेगेटिव पूछता है शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अब उसने पूछा है शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों चलते हैं आपके थर्ड प्रश्न पर। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। पहला ऑप्शन दोस्तों ए है आपका, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट। जैसे दोस्तों मैंने देखा पेपर पेंसिल टेस्ट, बिल्कुल भी सीडीपी में पेपर पेंसिल टेस्ट बच्चों को नहीं करना है। चलो दोस्तों ये भी याद नहीं रहा फिर आपको। फिर एक चीज़ और है, अभ्यास एवं रटने पर बल। कभी भी सीडीपी के अंदर, सीटेट के अंदर अभ्यास एवं रटने पर बल नहीं देना है, समझने पर बल देना है। पेंसिल टेस्ट का प्रयोग नहीं करना है। 2 नेगेटिव वर्ड हो गए, एक तो ये दोस्तों, एक ये रहा। तो नेगेटिव वर्ड को दोस्तों, पॉजिटिव वर्ड को बिल्कुल याद रखना, अच्छे से समझ के जाना। तो ये था दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया आपका। फिर चलते नेक्स्ट बी पर, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। दोस्तों जो एक रूप है, यानी कि आपका जो किसी चीज़ को एक ही वे में सिखाना, तो ये आपका दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को हमें विभिन्न तरीके से सिखाना है। कोई भी चीज़ दोस्तों चाहे उसको हम विभिन्न तरीके से सिखाएंगे। जैसे 5 है दोस्तों, कि किस तरीके से हम 5 को ला सकते हैं। जैसे 2 + 3 5 आ सकता है, 4 + 1 5 आ सकता है, 5 + 0 = 5 आ सकता है। यानी कि जो 5 है दोस्तों, 5 है, उसको हम कितने तरीके से ला सकते हैं। विभिन्न तरीके सिखाने किसी चीज़ के हमें बच्चों को, इस तरीके से हमें बच्चों को एक रूप नहीं सिखाना। फिर चलते दोस्तों सी ऑप्शन पर,
अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना और उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। कभी भी दोस्तों बच्चों को हमें प्रेशर नहीं डालना है, बच्चों की ना पिटाई करनी है, ना धमकाना है, ना कुछ ना डराना है, किसी भी तरीके का बच्चे पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। जो भी है दोस्तों मनमानी बच्चे की है, क्योंकि एनईपी 2020 हमारा कहता है कि बच्चे के पक्ष में आंसर होना चाहिए दोस्तों, यानी कि बच्चे को कभी भी गलत नहीं ठहराना है। यदि बच्चे का कोई ऑप्शन गलत भी है तो उसे गलत नहीं बताना है, इस तरीके से याद रखना दोस्तों आप। फिर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन। जब दोस्तों तीनों आंसर गलत है तो डी ऑप्शन अपने आप में सही होगा, लेकिन पढ़ते हैं फिर भी दोस्तों अपनी संतुष्टि के लिए। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? दोस्तों रणनीति का कौन सा उदाहरण है? समाधान का मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नहीं है दोस्तों तो नेगेटिव, नेगेटिव हमसे पूछा नहीं है, पॉजिटिव पूछा है, गलत हो गया अपने आप में। क्रियात्मक अन्यमत है, एक वस्तु के केवल, नेगेटिव वर्ड केवल दोस्तों, देखते ही गलत काट दिया। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। एक ही आयाम में सीमित नहीं रहना दोस्तों, हमें विभिन्न आयाम में सीमित रहना है, यानी विभिन्न आयाम में रहना है। उसके बाद साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, यानी कि हमें अनेक भागों में किसी चीज़ को दोस्तों विभाजित करना है। तो डी ऑप्शन अपने आप में सही हो गया। फिर चलते दोस्तों पांचवें प्रश्न पर। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार, यानी कि दोस्तों शिक्षा का अधिकार 2009 किसकी वकालत करता है? दोस्तों आपका आरटीई एक्ट है एक 2009, जो आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है, जो आपका पहला क्वेश्चन ही सही है। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी कि इसका जो समावेशी शिक्षा है सही है दोस्तों, बिल्कुल आंसर। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे समझाने में टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों बाद में देखेंगे। बाद में क्या दोस्तों साथ के साथ करते हैं चलो। जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अधिगम शक्त है, सृजनात्मक है, अवधान की कमी, यानी कि आपका ADHD है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका क्या है, ये मैच द फॉलोइंग है दोस्तों। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या है, शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, यानी कि दोस्तों फर्स्ट का क्या हो गया आपका, डी हो गया। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड की बात करें, अधिगम अशक्तता, आसानी से विचलित होने की आदत है, मूल समाधानों के बारे में, धारा प्रभाव पड़ने में। दोस्तों जो अधिगम अशक्तता है, आसानी से विचलित, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, धारा प्रभाव। दोस्तों जो इसका आंसर है वो है धारा प्रभाव पड़ने में कमी, यानी कि दोस्तों सेकंड का हो गया आपका ए। सेकंड का क्या होगा दोस्तों, ए। अब डी ए किस में शुरू में दोस्तों, DC DA DC AB, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे देख सकते हैं दोस्तों आप। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों इसका ए आंसर। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। बच्चों की गलतियाँ, दोस्तों जो बच्चों की गलतियाँ है, भ्रांतियाँ है, मिसकंसेप्शन है, वे अधिगम का एक भाग है दोस्तों। जैसे कि डी ऑप्शन महत्वहीन है दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। अधिगम का एक भाग सही है दोस्तों अपने आप में। बार बार अभ्यास करा के, नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। प्रदर्शित करते कि बच्चे कितने लापरवाह है दोस्तों। हमें बच्चों को नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ले जाना नहीं है बच्चों को, हमें बच्चों के पक्ष में आंसर देना है, यानी कि अधिगम का एक भाग है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका क्या, बिल्कुल करेक्ट। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। सहयोगात्मक अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? दोस्तों कोऑपरेटिव लर्निंग है वो क्या है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना, यानी कि एक्टिव प्रोमोटेड करना है दोस्तों, हमें हतोत्साहित नहीं करना है। नेगेटिव वर्ड है, कभी कभी नहीं करना है, नेगेटिव है। प्रयोग नहीं करना है, नहीं का दोस्तों देखते ही नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं पूछा है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलता है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जो दोस्तों समावेशी शिक्षा है आपकी इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें क्या है, विशिष्ट शिक्षा योजना, इसका करेक्ट आंसर है। फिर चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक, दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगेगा, तो इसको दोस्तों सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके बाद चलता है दोस्तों नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पर। बच्चों की गलतियां भ्रांत अवधारणा, दोस्तों पहला भी ऐसा क्वेश्चन आया था आपके सामने अभी
मैंने आपको बताया जो दोस्तों जो बच्चों की मिसकंसेप्शन है और एरर्स है बच्चे की, वे अधिगम के क्या दोस्तों भाग हैं। अनदेखी नहीं करना है हमें, रुकावट एवं विघ्न है, रुकावट पैदा नहीं करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों, बिल्कुल सही पॉइंट है ये, बिना आँख मीच दोस्तों इसको सही लगा के आ जाना। चाहे दोस्तों फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उनको पढ़ो भी मत। फिर दोस्तों अब चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 5 है चाहे वो 4 है दोस्तों, कि हम बच्चों को 4 किस प्रकार से ला सकते हैं, 2+2, 3+1, 4+0। तो दोस्तों क्या है, इसका आंसर बच्चे सोचने पर मजबूर होगा कि जो 4 है वो कितने तरीके से आ सकता है। तो विभिन्न तरीके से आ सकता है दोस्तों। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। गिफ्टेडनेस चिल्ड्रन यानी बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। दोस्तों जो बच्चा में प्रतिभाशीलता है, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलते नेक्स्ट पर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महसूस होता है, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा का हतोत्साही नेगेटिव वर्ड है, क्षमता का वर्गीकृत नहीं करना है। दोस्तों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। कक्षा में सृजनात्मक प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। उन्हें अतिरिक्त समय देने पर, अतिरिक्त समय नहीं देना है, प्रतिष्ठ नहीं होने के नाते पर नहीं, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, उन्हें अन्य बच्चों को। दोस्तों बिल्कुल डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही क्यों है ये डी ऑप्शन, जब हम कोई बच्चा किसी अन्य बच्चे को पढ़ाएगा उसकी क्या दोस्तों मेंटलिटी, जो उसकी क्रिएटिविटी है दोस्तों वो बढ़ जाएगी अपने आप में। तो इस तरीके से अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना बिल्कुल गलत है, तोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों से पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। दोस्तों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, दोस्तों जो अलग अलग सोच वाले बच्चे हैं वो उनकी क्रिएटिविटी जो है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए एक समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? दोस्तों जो क्या समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, ये नेगेटिव पूछा दोस्तों, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना दोस्तों। नेगेटिव कहाँ पे पूछा है, पॉजिटिव कहाँ पे पूछा है प्रश्न, इस चीज़ में बच्चे दोस्तों कन्फ्यूज होता है पेपर टाइम में। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो यही है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार विमर्श पर चर्चा करना। ओके, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। व्यक्तिगत शिक्षा यानी कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि दोस्तों जिसे बोलते हैं आप IEP की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। दोस्तों जो IEP है वो क्या है? विषय शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ये अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। जो आपकी दोस्तों आपकी IEP है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड कार्यक्रम है, यानी कि दोस्तों मैंने बताया पहले आपको, किसी भी चीज़ का आंसर दोस्तों जो आपको देना वो बालक के पक्ष में देना है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो किस पे आधारित है? सामाजिक संतुलन पे, समान एवं समानता के अवसर। बी ऑप्शन दोस्तों बिना देखे सही लगा देना, समता और समान अवसर पर ये आधारित है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन को मैं थोड़ा सा डिस्कस में आज बता देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो दोस्तों विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा हो, कोई सी भी डिसेबिलिटी हो, वो नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ेगा बिना किसी भेदभाव के, एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में। तो समान अवसर देते हैं दोस्तों सभी को, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, ऐसे भेदभाव नहीं किया जाता किसी भी, चाहे रंग जाति भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता दोस्तों। सॉरी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कौन से उसमें आया दोस्तों? जो आपका RPWD एक्ट है वो किस में आया दोस्तों? आपका 2016 में आया दोस्तों। जो आपका PWD एक्ट है दोस्तों वो आपको याद रखना 1995 में आया, जबकि RPWD एक्ट वो है आपका 2016 में। याद रख लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दोस्तों 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर 25। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जब बच्चा अपनी मेंटलिटी से सोचता है, अपना कुछ क्रिएट करता है माइंड में, तो उसे क्या बोलते हैं? सृजनात्मक सोच, यानी क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएट, किसी चीज़ को क्रिएट करना दोस्तों माइंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि में क्या कहते हैं दोस्तों? विभिन्न कठिनाइयों के स्तर को आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका सही है। आप बिल्कुल दोस्तों, इतना पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ पर भी ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दिखे और कोई भी ऑप्शन दोस्तों आपको पढ़ने की गलती मत करना, बिल्कुल इसे ही लगा दें दोस्तों आँख मिच के। ये ऑप्शन इसका सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। दोस्तों क्रिएटिव इसका अपने आप में बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी आपके क्वेश्चनों की सीडीपी के। तो दोस्तों हमने बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करे हैं। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर डेली मिलेगी प्रैक्टिस, जिससे आप दोस्तों इतने सीटेट में 2000 जुलाई में जो पेपर होगा आपका 23 जुलाई, मतलब 2023 में जुलाई में, तो तब तक दोस्तों आप यदि डेली क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे तो तब तक आप दोस्तों इतने मजबूत हो जाएंगे, आपके 120 प्लस मार्क्स आने की उम्मीद है दोस्तों। आने की उम्मीद है दोस्तों, 100 के 100%, 120 प्लस आप स्कोर करेंगे यदि आप डेली प्रैक्टिस करते क्वेश्चनों की। क्योंकि एकदम से दोस्तों आप जिस चीज़ में, चाहे वो आप डीएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, डीएलएड कर, कुछ भी कोर्स कर रहे हो यदि आप, और हमारे चैनल पर यदि आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा दे देते हो, तो क्या दोस्तों इससे क्या होता है, आप हमारे चैनल पर अच्छी तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।